हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल द स्टूमलैंड। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी। ठीक है, तो चैप्टर जो चल रहा है वो है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था, पार्ट्स लेबल किए थे और उनके नाम याद कर लिए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी टर्म है। तो हमने ये पढ़ लिया था कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, पर्टिकुलर सेल्स जो है वो डेवलप होती है, एक पर्टिकुलर सेल्स क्रिएट की जाती है जो ये कैपेबिलिटी रखती है, ये कैपेसिटी रखती है कि वो एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सके। ठीक है, तो हमने फिर ये बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमेट्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, गेमेट्स क्या होते हैं? गेमेट्स एक टाइप की सेल्स होती हैं जो फिर फ्यूजन करके जाइगोट बना के फिर जाइगोट से एम्ब्रियो क्रिएट होता है। ठीक है तो वो गेमेट्स, वो सेल्स जो है, वो गेमेट्स जो हमें बनाने हैं वो क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गेमेट बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। सिंपल सी टर्म है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होते हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। सपोज ह्यूमन मेल्स में टेस्टिस में होती है एंड ह्यूमन फीमेल्स में ओवरीज में होती है। ठीक है, इसी तरह इनको फिर अलग अलग नाम दिया जाता है। सपोज मेल में इनको बोलते हैं, इस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि लास्ट पे एंड प्रोडक्ट होता है स्पर्म्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ओजेनेसिस बोलते हैं क्योंकि लास्ट पे एंड प्रोडक्ट होता है ओवम। ठीक है ठीक ठीक है, तो सिंपल से टर्म्स है, हमें समझना है। पहले हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, उसके बाद पढ़ेंगे oogenesis। ठीक, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है और कहां पे होता है? मैंने आपको कल पढ़ाया था टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में होता है ऑलमोस्ट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 2 to 3 जो है सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक, सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में ही होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, क्यूबॉइडल सेल्स होती है और एक टाइप की सेल्स होती है जो फिर नरिश करती है स्पर्म्स को, इनको हम सेरोटोनिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस में और एक सेल्स होती है, इनको हम लेडिक सेल्स बोलते हैं, जो आपका वहां पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो छोड़ो, अभी हम पढ़ेंगे होता क्या है। सॉरी, पहले तो सेमनिफरस ट्यूब्यूल्स में क्या है, कुछ सेल्स होती है। ठीक है, जर्म सेल्स जो होती है उनको हम मदर जर्म सेल्स बोलते हैं, या वो डिवाइड करती है, उनको हम बोलते हैं वहां पहले नाम स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया में वो कैपेसिटी होती है, वही वो सेल्स होती हैं जो गेमेट्स डेवलप कर सकती है। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या करती है? माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करती है। माइटोसिस मतलब इक्वल डिवीजन, सेम टाइप की सेल्स बनेगी। बहुत सारी सेल्स जब बनती हैं तो वो हम उनको नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कुछ सेल्स वहां पे निकल जाती हैं जो फिर डिवाइड करना स्टार्ट करती हैं, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमें मिलते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसके बाद डिवाइड करके सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, सेकंड स्पर्मेटोसाइट यहां से फिर डिवाइड, यहां से स्टार्ट होती है मियोसिस। क्या होती है? मियोसिस जहां से स्टार्ट होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स बनती है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद। उसके बाद बनते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स वही लास्ट पे 4 सेल्स में डिवाइड होती है मियोसिस के थ्रू, और वो जो सेल्स उनको स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड्स की शेप नॉर्मल सेल्स की होती है। स्पर्मेटिड्स को हम स्पर्म में कन्वर्ट करते हैं या स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्पर्म को हम स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, तो स्पर्मेटिड्स को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, अंडरलाइन किया मैंने टीओ। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस के साथ क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं। स्पर्मेटोजोआ को हम स्पर्म बोलते हैं और उनकी पर्टिकुलर शेप होती है। ठीक, ऐसे इस टाइप की कुछ शेप होती है। इस टाइप की कुछ शेप होती है। ठीक, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, एक्रोसोम बोलते हैं उसको, एक्रोसोम। इसमें लाइसिंग एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे मिडल पीस है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक, और ये होता है फ्लैजेला। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ह्यूमंस में कौन सी ऐसी सेल है जो फ्लैजेला है, जिसमें फ्लैजेला है और वो फ्लैजेला यूज होता है मोमेंट के लिए, तो वो एक ही सेल है, वो है ह्यूमन मेल स्पर्म्स। ठीक है, स्पर्म्स में ही फ्लैजेला होती है हमारी बॉडी में, जो ये फ्लैजेला है फिर यूज होती है फीमेल ट्रैक में जो है मूव करने के लिए। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है? एक्रोसोम में यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, ये वाला पहला पार्ट होता है। ठीक है, हेड पार्ट होता है, इसमें लाइसिंग एंजाइम्स होते हैं जो लास्ट पे ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं मिडल पीस में,
ये हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे टेक्स्ट ने नहीं दिया है, ठीक है। सिंपल सी मैंने इसलिए बोली आप याद रख सको। अभी आपको याद है क्या रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है यहाँ पे स्पर्म्स क्रिएट होते हैं कहाँ, मेल्स में कहाँ, टेस्टिस में कहाँ, टेस्टिकुलर लब्यूल्स में कहाँ, सेमिनिफरस टिब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया जो है वो माइटोसिस करते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्रिएट करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेट से स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद इनको नरिश किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उसके बाद स्पर्मिएशन के थ्रू इनको बाहर जो है डक्ट्स में भेजा जाता है। सपोज रेटी टेस्ट के वासा एफरेंशिया, उसके बाद रेटी टेस्ट के थ्रू एपिडाइडियम में फिर वासा डिफरेंस, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हमें उतना याद नहीं रखना, ये हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ से बनते हैं, कैसे इनको क्रिएट किया जाता है। ये मेल में होता है, ठीक है। ये स्टार्ट होता है हमारे ये ह्यूमन मेल में स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 12 to 14, ठीक है। 12 to 14 ईयर की एज में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। तब तक कुछ भी नहीं होता, तब तक ये सिंपल सेल्स होती हैं, उनमें कोई भी जो है इस तरह की प्रोसेस नहीं होती, ठीक। 12 या 14 ईयर की एज में ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, oogenesis, ठीक है। फीमेल्स में जो गेमेटोजेनेसिस उसको हम oogenesis के नाम से जानते हैं। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज कपल ऑफ मिलियंस ऑफ oogonia आर प्रेजेंट। जैसे ही वो एम्ब्रियो में होती है, ठीक है, फीमेल जब उसका एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जब वो फीटस होती है तो क्या होता है, वहीं पे क्रिएट किए जाते हैं, वहीं पे सेल्स फॉर्म करती है। कौन सी सेल्स, oogonia हम उनको नाम बोलते हैं, ठीक है। oogonia कपल ऑफ मिलियंस, कितने मिलियंस सेल्स बनाई जाती है जिनको हम oogonia बोलते हैं, ठीक है। नो एडिड आफ्टर बर्थ, कोई भी oogonia बर्थ के बाद ऐड नहीं होता है, ठीक है। जितने पहले एम्ब्रियो में थे मिलियंस वो होते हैं, उतने ही होते हैं। बर्थ के बाद कोई भी ऐड नहीं होता है। यहाँ पे आप देखो कि बर्थ के बाद ऐड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे 12 ईयर की एज में स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये फिर लास्ट चलता है एंड अप टू एंड लाइफ, ठीक है। ये चलता रहता है नॉर्मल मेल्स में, लेकिन यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी बर्थ के बाद ऐड नहीं होता है oogonia, ठीक। डिजेनरेशन फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी और प्यूबर्टी, ठीक है। यहाँ पे लेकिन उल्टा होता है, यहाँ पे 14 ईयर की एज में स्टार्ट होता है, यहाँ पे बर्थ से प्यूबर्टी की एज तक, ठीक है, यूजुअली 9 to 13 होती है, ठीक। वहां तक क्या होता है, ये सेल्स जो है डिजेनरेट होती है। ये जो मिलियंस ऑफ सेल्स थी यहाँ पे oogonia, ये डिजेनरेट होना स्टार्ट होती है, ये खत्म होना स्टार्ट होती है। एट मैच्योरिटी और प्यूबर्टी ह्यूमन फीमेल्स में सिर्फ 60,000 to 80,000 ही बाकी रहती है, ठीक है। कितने थे पहले, मिलियंस में थे, कपल ऑफ मिलियंस, 2 मिलियन 3 मिलियन थी, 2 मिलियन 3 मिलियन थी, लेकिन 2 मिलियन 3 मिलियन जो है वो डिजेनरेट हो गए और 60 या 80,000 ही प्यूबर्टी तक रह गए, ठीक है। लेकिन एम्ब्रियो में क्या होता है, जैसे ही oogonia बन जाते हैं तो ये डिवाइड होकर oogonia डिवाइड करते हैं और प्राइमरी oocyte बनाते हैं, ठीक है। प्राइमरी oocyte बनाते हैं, फिर वो वहां पे मियोसिस में जो है वहीं पे बंद होती है एक स्टेज में, वहीं पे जो है वहीं पे रहती है, ठीक। उसके बाद वो डिजेनरेट होना स्टार्ट होती है और लास्ट में बचती है 60 to 80,000 सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा सराउंड प्राइमरी oocyte टू गिव प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, फीमेल मैच्योर हो जाती है, प्यूबर्टी पहुंच जाती है, तो इनको सेल्स जो है सराउंड करती है, ठीक। लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स ओवरी में उनको सराउंड करती है, तो हमें मिलता है, हम फिर उसको नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल में होती है स्पेस, ठीक है, एक स्पेस टाइप होती है, उसको बोलते हैं एंट्रम। चाहो तो याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपके लिए। तो टर्शियरी फॉलिकल एंट्रम होती है उसमें, उसके बाद टर्शियरी फॉलिकल बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल ही रप्चर होके देता है ओवा, ठीक है, ठीक। यहीं पे सेकेंडरी स्पर्म, यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को रिलीज करता है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करता है, वही सेकेंडरी oocyte जो है फिर उसी के साथ फर्टिलाइजेशन होती है और जाइगोट क्रिएट होता है। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गई, कहां से होता है, फीमेल में कहां से होता है, मेल में कहां से होता है, ठीक है। कल मैंने आपको बोला था, मैंने आपको जब स्ट्रक्चर पढ़ा था, फिर मैंने ऐसे बोला था, ये यहाँ पे ऐसे फ्लोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ठीक है, इसको हम यूट्रस मान लेते हैं, हम हाफ पार्ट बनाते हैं, ठीक। और मैंने फिर बोला था ये यहाँ पे ऐसा होता है बड़ा सा, ठीक, यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ पे होती है ओवरी, याद होगा आपको कल का, ठीक। तो ये जो ओवरी यहाँ पे अटैच होती है लिगामेंट्स के साथ, इसको हमें नहीं करना। ये जो है इसको बोलते हैं हम इस्थमस, इसको बोलते हैं एम्पुला, इसको बोलते हैं इन्फंडिब्यूलम। मैंने आपको कल बोला था, बोलने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं मैं बताऊंगा अभी। ये जो एम्पुला है और ये जो इस्थमस है, ठीक है, ये एम्पुला है ये वाला यहाँ पे, और ये इस्थमस है। ये एम्पुला इस्थमिक जंक्शन जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे ही होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
स्पर्म यहाँ से चले आते हैं, ठीक है, यहाँ से स्पर्म चले जाते हैं और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद जब भी फर्टिलाइजेशन यहाँ से होती है तो ये फिर ओवम जो है यहाँ पे चलता है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है फ्लोपियन ट्यूब में, तो वो सीलिया इसको मोमेंट देते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं यूट्रस में। ठीक, यूट्रस में यहाँ तक सिंपल है। अब बात ये है कि अगर यूट्रस में एम्ब्रियो को डेवलप होना है तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम या इनर वाली लाइन, मैंने आपको बोला था यूट्रस के थ्री लेयर्स होते हैं, ठीक है। अंदर वाला जो है एंडोमेट्रियम है, बीच वाला जो है मायोमेट्रियम है। मायोमेट्रियम में मसल्स होते हैं, ठीक, वो मसल्स क्या करती है, वो कंट्रैक्ट करती है, हमें वो भी उसके बाद में पढ़ना है। अभी आपको क्या देखना है, जो अंदर वाला लेयर होता है कौन सा, एंडोमेट्रियम, ठीक है। यूट्रस का अंदर वाला लेयर जो होता है एंडोमेट्रियम, ठीक है, याद रखिए, ये वाला एंडोमेट्रियम है, ठीक। तो क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे ओवुलेशन होती है तो अगर इसको अगर इसकी फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, यहाँ पे एम्ब्रियो बनाना है। तो एम्ब्रियो को बनाने के लिए क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम है इनर वाले लाइनिंग यूट्रस की, ये डेंस हो जाती है, ठीक है, ये डेवलप हो जाती है और ये इसमें बहुत ही ज्यादा ब्लड वेसल्स आ जाती है और ये स्पॉन्जी टाइप की हो जाती है ताकि ये जो जाइगोट है उसको कैरी कर सके, उसको इम्प्लांट कर सके। तो अगर अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इसको डिजेनरेट होना पड़ता है, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इसका फिर कोई यूज नहीं है क्योंकि ये तो डिजेनरेट होगा। तो यहाँ पे चलते चलते यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो ये फिर डिजेनरेट होगा। जब ये डिजेनरेट होगा तो यहाँ पे कोई भी एम्ब्रियो नहीं बनेगा। जब एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो इस वॉल को क्या होगा, ये वॉल डिजेनरेट होता है, ठीक है, ये वॉल डिजेनरेट होता है और वजाइना के थ्रू बाहर आता है, तो उसको हम फिर बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट होती है, ठीक, और एंड होती है ऑलमोस्ट 50 ईयर की एज में, ठीक, 50 ईयर्स की एज में बंद होती है। उसको फिर यहाँ पे मीनोपाज बोलते हैं, मीनोपाज, ठीक है। और यहाँ पे जब स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं मेनार्च, ठीक। ये जो है पीरियडिकली होती है ऑलमोस्ट एवरी 28 और 29 डेज के बाद, ठीक। क्या, मेंस्ट्रुएशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होता है, ये जो स्पॉन्जी लेयर है ये इस जाइगोट को कैरी करता है और यहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप होता है। अगर एम्ब्रियो अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई तो ये जो पार्ट है ये डिजेनरेट होता है, ठीक है। डिजेनरेट होता है मतलब यहाँ पे जो भी ब्लड लाइनिंग्स होती है, जो भी ब्लड वेसल्स होती है, जो स्पॉन्जी लेयर बन गया होता है वो डिजेनरेट होके खत्म हो जाता है और बाहर फेंका जाता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जब स्टार्टिंग में पहली मेंस्ट्रुएशन होती है उसको हम बोलते हैं मेनाज, एंड 50 ईयर के बाद ऑलमोस्ट एंड होता है तो तब हम उसको बोलते हैं मीनोपाज, ठीक है। और ये सिंपल से टर्म में ये ऑलमोस्ट एक मंथ या विद मंथ के बाद 28 to 29 लूनर मंथ हम इसको बोलते हैं, उसके बाद रिपीट होता है ये साइकिल, ठीक है। तो ये सिंपल से टर्म्स है, आपकी टेक्स्ट ने उसको अच्छे से दिया है। अगर आप चाहो तो एक बार टेक्स्ट से भी पढ़ लो तो आपको ये और बेटर वे में समझ में आ जाएगा। अभी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो क्या है कि ये जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे टॉपिक है, ठीक है, और हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपकी टेक्स्ट ने ये वाला पार्ट दिया है। इसके बाद आपकी टेक्स्ट ने डिस्कस किया है, हाँ ठीक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहला टॉपिक था व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो मैंने बोला जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये होता है, ये प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन होती है, ठीक है, और ये आफ्टर साइकिल जो है रिपीट होता रहता है, ठीक है। और कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, नहीं, ठीक, ठीक है। अब हमें एक और टॉपिक दिया, लास्ट वाला टॉपिक वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम काम करेंगे, जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जो टेक्स्ट के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट के क्वेश्चन जो मुझे लगेगा कि मैंने डिस्कस नहीं किया है किसी भी लेक्चर में, मैंने ये पार्ट जो है टच नहीं किया है, वो वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। और जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, वो आपको खुद लेक्चर देख के एंड टेक्स्ट पढ़ के निकालने पड़ेंगे उनके आंसर्स, और खुद वो आंसर्स लिखने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप खुद लिखोगे तो वो वाले आंसर्स आपको याद रहेंगे, मैं जितने आंसर्स करवाऊंगा
उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके माइंड को वो स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी वो आंसर ढूंढने में। जहां पे स्ट्रगल है वहां पे वो चीजें आपको याद रहने वाली है, मेरी गारंटी है। ठीक, तो आपको क्या करना है, टेक्स्ट को पढ़ना है, लेक्चर्स खत्म होके जो लेक्चर में पढ़ाता हूँ, जो मैं लेक्चर में पढ़ाता हूँ, एटलीस्ट वो तो रोज पढ़ना है। ठीक है, जितना मैंने आज पढ़ा है उसको जाके टेक्स्ट से पढ़ना है, तो आपको मेरा जो मैंने बोला ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी टेक्स्ट ने क्या लिखा है। ठीक है, और कोई पॉइंट अगर रह गया है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट मैं वो देखूंगा और आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में पहले वही डिस्कस करूंगा। बाकी वही है कि वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके फ्रेंड्स है जो नहीं जानते चैनल के बारे में उनको शेयर करना है। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, एंड लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है, क्योंकि लाइक के बटन से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, तो वहां पे भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है और डिफरेंट टाइप की नोटिफिकेशन भी फ्यूचर में शेयर की जाएंगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।